नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू यूट्यूब चैनल पे। अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करिएगा। बहुत 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 इंपॉर्टेंट सीरीज करंट अफेयर की सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूं और ये इसका फर्स्ट एडिशन है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि करंट अफेयर से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट करने की, क्योंकि ये एक लैकुना है कि कहीं भी पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स अगर हम ढूंढने जाएं, खुद मैं भी जब सर्च करता हूं तो मुझे भी कहीं से आपको 8-10 क्वेश्चन किसी वेबसाइट पे मिल जाते हैं या कहीं किसी यूट्यूब चैनल से देखे तो 8-10 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा हमें कहीं भी नहीं मिल पाता है। ये बहुत बड़ी कमी थी कि हमें कहीं एक जगह पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स और उससे रिलेवेंट जो स्टैटिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती थी, इसलिए मैंने ये सीरीज़ स्टार्ट किया है। पहला एडिशन है तो थोड़ा सा टाइम लूँगा आपका बताने के लिए कि इस सीरीज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे मैं इस सीरीज़ के ज़रिए आपको एक बेनिफिट देने वाला हूँ आपके किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में। दोस्तों, बात करें अगर इस बार आपने IBPS AFO मेंस दिया होगा या इससे पहले भी कभी दिया होगा, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। अगर इस बार की हम बात करें तो आपने देखा होगा कि कुछ क्वेश्चंस जैसे शुगर केन के FRP से रिलेटेड क्वेश्चन, कॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन, एग्री क्लिनिक से क्वेश्चंस, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले। फिशरीज में आपको टाइगर प्रॉन से क्वेश्चन, थ्रिप्स से क्वेश्चन देखने को मिला, यूरिया बैग से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिले। तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि जब कहीं ये सब चीज़ें बुक में नहीं दिखती है तो आखिर ये क्वेश्चंस बनाते कैसे हैं, कहाँ से ये क्वेश्चंस आते हैं, एग्जामिनर इन क्वेश्चंस को क्यों डालता है। तो वही नज़रिया दोस्तों आपको बदलना है। मैं जब भी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन आप लोगों को करवाता हूँ तो सबसे पहले मैं क्या बताता हूँ कि उस एग्जाम की इन डेप्थ एनालिसिस करिए। देखिए कि क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, एग्जामिनर क्या आपसे जानना चाहता है, क्या एक्सपेक्ट करता है आपके अंदर। पहले इन डेप्थ एनालिसिस, उसके बाद में उसकी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करता हूँ। वही चीज़, वही नज़रिया आपको अभी यहाँ एग्री अवेयरनेस, मैं इसको करंट अफेयर्स नहीं बोलूँगा, एग्रीकल्चर अवेयरनेस को पढ़ने का जो आपका नज़रिया है, जो तरीका है, वो आपका कहीं ना कहीं यहाँ पे अभी बदलेगा। आप ध्यान से देखते जाइए, सुनते जाइए। एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। एग्जामिनर जो होता है एक बहुत बड़ा डिसीजन मेकर होता है। वो एक एक कहिए कि बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान होता है और वो लोग बहुत अवेयर होते हैं। जब वो क्वेश्चन सेट करने जाते हैं तो वो वही अवेयरनेस वो आपके अंदर एक्सपेक्ट करते हैं। वो ये देखते हैं कि 1 साल के अंदर इस फील्ड में जो भी घटनाएं घटी है, क्या आप उस चीज़ों को लेकर अवेयर हैं कि नहीं है। आप सिर्फ एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम ही नहीं, अगर आप IBPS PO का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, क्लर्क का भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, वहां भी क्या होता है कि जो GA का पोर्शन होता है दोस्तों, वहां पे करंट अफेयर्स से तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। साथ ही साथ उस करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो स्टैटिक पोर्शन होता है, जिसको हम टेक अवेज बोलते हैं, वो क्वेश्चन भी कवर किए जाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन के उभरता है। तो चाहे वो बैंक के एग्जाम हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव को एग्जाम हो, चीजें लगभग सेम ही होती है। जिस तरीके से अभी कंपटीशन बढ़ रहा है और बच्चे अवेयर हो रहे हैं, बच्चे अपना एफर्ट दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपसे किसी भी तरीके की कोई एफर्ट में कमी या मिस्टेक की गुंजाइश नहीं की जा सकती है। आपको बस ये ध्यान में नहीं रखना है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करना है, इस एग्जाम का कट ऑफ क्या, नहीं, ये नहीं सोचना है। ये सोचेंगे तो फिर वही कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको इस एग्जाम में टॉप करना है। आपका जो टारगेट है वो होना चाहिए इस एग्जाम को टॉप करना, चाहे वो कोई भी एग्जाम आप देने वाले हैं। जब आप ये टारगेट रखेंगे तो कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। तो यही हम यहाँ पे सीखेंगे दोस्तों, करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना है। एक टॉपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि वो कैसे किसी चीज को प्रिपेयर करता है, वो कैसे उस चीज के ऊपर रिसर्च करता है। ये चीजें आपको यहाँ पे पता चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात, IBPS AFO का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स बहुत जल्दी, 1 हफ्ते के अंदर उसका एडमिशन इंडियन IQ पे स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग रेडी रहें। एग्री अफेयर्स पहला एडिशन जनवरी 2022 किस एग्जाम के लिए है? IBPS स्पेशलिस्ट ऑफिसर AFO के लिए, RRB स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, नाबार्ड के लिए, इफको के लिए, FCI स्टेट पीसीएस के जो ADO HDO वगैरह के एग्जाम होते हैं, और जितने भी एग्रीकल्चर के एग्जाम्स है जहां मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट रहेगा। इसको मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड करंट अफेयर्स का डिजाइन मैंने इसको दिया है, और इसमें मैंने कवर किया है वो क्वेश्चन जो नेशनल अफेयर्स से रिलेटेड हों, जो एग्रीकल्चर और अलाइड साइंस से रिलेटेड है, स्टेट अफेयर्स जो एग्रीकल्चर है अलाइड साइंस से रिलेटेड है, लेटेस्ट स्कीम जो एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर के हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के सर्कुलर से क्वेश्चन उठाए हैं, DASD जो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री उसके सर्कुलर से क्वेश्चन उठाए हैं।
योजना, कुरुक्षेत्र और पीआईबी से वो क्वेश्चंस जो एग्रीकल्चर के लिए रिलेवेंट है उन क्वेश्चंस को यहाँ पे उठाए गए हैं, और प्री और मेंस एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है करंट अफेयर्स रिलेटेड उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगर आप इसके ई बुक को परचेज करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, 20 रुपीज इसकी फीस है, आप वहां से ई बुक परचेज कर सकते हैं ताकि बाद में आप जब भी चाहें इसको रिवाइज कर सके, बार बार आपको वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर। तो देखिए, जब भी आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, मैंने इसको एमसीक्यू का फॉर्म क्यों दिया है, ताकि एमसीक्यू से आप इजिली हर चीज को लर्न कर सकें। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एम के स्टालिन साहब हैं। इन्होंने लॉन्च किया है एक ऐप जिसका नाम है ई वडगाई। ये ऐप जो है वो स्मार्टफोन ऐप है। एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है ई वडगाई। पहला तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये क्या है? ये स्मार्टफोन ऐप है दैट वुड अलाउ फार्मर्स टू रजिस्टर फॉर वॉट टू टेक देम ऑन रेंट विद गवर्नमेंट सब्सिडीज। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन ने एक ऐप लॉन्च किया है ई वडगाई, जो स्मार्टफोन ऐप है। इस ऐप में फार्मर्स किस चीज के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ये हमारा सवाल है। वो मशीनरी के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, और इस ऐप में रजिस्टर करने के बाद वो मशीनरीज को रेंट पे ले सकते हैं, और वो जो रेंट देंगे उसमें भी उनको सब्सिडीज मिलेगी। जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है वो फार्मर्स को सब्सिडी दे रही है। किस चीज पे सब्सिडी दे रही है? मशीनरीज को रेंट करने पे सब्सिडी दे रही है। अगर वो अपना रजिस्ट्रेशन ई वडगाई ऐप से करते हैं तो उनको यहाँ पे सब्सिडी मिलती है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। तो यहाँ से कितने सारे चीज आपको पता चलेगा कि तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम के स्टालिन है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया ई वडगाई, स्मार्टफोन ऐप है। इससे सब्सिडी बेस्ड रेंट कर सकते हैं। किस चीज को रेंट कर सकते हैं? मशीनरीज को। किस टाइप की मशीनरी? जो फार्म मशीनरीज है उसको। चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? किस चीज से रिलेवेंट क्वेश्चन है ये? एमओयू एक साइन हुआ था जनवरी में, जो असम गवर्नमेंट का एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक एमओयू साइन हुआ था जनवरी 2022 में। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा चीज है जो उस एमओयू के हिसाब से रॉन्ग है। पहला है कि फॉर होलिस्टिक डेयरी डेवलपमेंट टू सेट अप जॉइंट वेंचर वर्थ 2000 करोड़ विच एम्स एट प्रोसेसिंग 10 लाख लीटर ऑफ मिल्क थ्रू 6 न्यू मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट इन 7 years। तो ये बिल्कुल सही है कि जो एमओयू साइन हुआ था उसका एक पार्ट ये है कि असम गवर्नमेंट और एनडीडीबी मिलकर एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट करेगी, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट जो होगा 2000 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट होगा, और इसका एम रहेगा कि 10 लाख लीटर ऑफ मिल्क को प्रोसेस किया जा सके 7 साल में। और ये कितने मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स से प्रोसेस किया जाएगा? 6 मिल्क प्रोसेसिंग यूनिट्स बना के 10 लाख लीटर मिल्क को प्रोसेस किया जाएगा 7 साल में। ये पहला एम है। इसके लिए 2000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाएंगे। ये बिल्कुल सही है। असम विल इंडक्ट 50,000 हाई मिल्क यील्डिंग गीर काउ। असम गवर्नमेंट जो है वो गुजरात से गीर काउस को खरीदेंगे, 15,000 गीर काउस को खरीदेंगे, ताकि जो असम के जो डेयरी फार्मर्स हैं उनको एक अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिल सके और उनको हायर रिटर्न्स मिल सके। इससे क्या होगा? 1,75,000 डेयरी फार्मर जो असम के हैं उनकी अर्निंग बढ़ पाएगी। ठीक है। और इसके अलावा 6 डेयरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज सेटअप किए जाएंगे, जो कि हमने पहले भी देखा। 6 डेयरी प्रोसेसिंग फैसिलिटी सेटअप किए जाएंगे कहाँ? असम में। वेयर मिल्क फ्रॉम मोर देन 4100 डेयरी कोऑपरेटिव सोसाइटी विल बी प्रोसेस्ड, पैक्ड एंड मार्केटेड। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे बस एक ही मिस्टेक है यहाँ पे कि 1 नहीं बल्कि 2 कैटल फीड एंड ऑर्गेनिक मैन्योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए जाएंगे, अलॉन्ग विद द इंपोर्ट ऑफ हाई यील्डिंग कैटल ब्रीड एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे तैयार किया जाएगा। तो 2 कैटल फीड एंड ऑर्गेनिक मैन्योर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप किए जाएंगे, 6 डेयरी प्रोसेसिंग फैसिलिटीज वहां पे लगाए जाएंगे, 15,000 गीर काऊ को गुजरात से खरीदा जाएगा ताकि 2.25 लाख डेयरी फार्मर्स को बेनिफिट हो सके, और एनडीडीबी और असम गवर्नमेंट मिलकर 2000 करोड़ इन्वेस्ट करेगी ताकि 10 लाख लीटर मिल्क को प्रोसेस किया जा सके 7 साल में। ठीक है, तो ये एमओयू साइन हुआ असम गवर्नमेंट और एनडीडीबी का। यहाँ पे मैंने आपको एक लिंक शेयर किया है, ये यहाँ का इंपॉर्टेंट टेक अवे है दोस्त, देख लीजिए इसको ध्यान से। ये जो लिंक है, इस लिंक पे आपको एनडीडीबी के डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप एनडीडीबी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, बिल्कुल यहाँ का जो इंपॉर्टेंट टेक अवे है वो ये है कि एनडीडीबी के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और उसका जो है आपको यहाँ से लिंक, अगर आप इसको परचेज करते हैं वहां से आप क्लिक करिएगा, आप सीधा सीधा लिंक पे पहुंच जाएंगे, वहां से पढ़ लेंगे। अगर आप परचेज नहीं कर रहे हैं तो आप इस पर सर्च करके जरूर एनडीडीबी के बारे में पता लगाइएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एम फॉर 2024-2025 अंडर मत्स्य संपदा योजना।
मत्स्य संपदा योजना, ये इंपॉर्टेंट टेक अवे यहाँ का है और इसके लिए भी मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, इसको आप सीधा क्लिक करके आपको मत्स्य संपदा योजना के बारे में पता चल जाएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि मत्स्य संपदा योजना का इनमें से कौन एम नहीं है। तो पहला एम है 22 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन ऑफ फिशरीज करना है 24-25 तक। 22 मिलियन मेट्रिक टन प्रोडक्शन फिशरीज का करना है, ये बिल्कुल सही है। एग्रीकल्चर का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है, मतलब कहने का एग्रीकल्चर के जितने भी प्रोडक्ट बनते हैं उनकी जो भी ग्रॉस वैल्यू है उसमें 9% कंट्रीब्यूशन जो है वो फिशरीज का होना चाहिए, ये भी इसका एम है। और 1 लाख करोड़ रुपीस का इनकम हमें इंपोर्ट से जनरेट करना है, ये भी मत्स्य संपदा योजना का एम है। तो इनमें से कोई भी आंसर ऐसा नहीं है कि एम ना हो, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस। ये सारे ही एम है एक्चुअली, जो मत्स्य संपदा योजना है इसके सारे ही एम है 2024-25 के लिए, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। मत्स्य संपदा योजना के बारे में इस लिंक से आपको पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना, ये एक स्कीम है, ये स्कीम किस गवर्नमेंट का है, किस स्टेट गवर्नमेंट का है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना किस स्टेट की है। तो ये एमपी गवर्नमेंट की स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम है, एमपी गवर्नमेंट की। इस स्कीम से क्या फार्मर्स को हेल्प होता है? नहीं, यही आपको समझना है दोस्तों। करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के मैंने जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको सेट करके दिया है, तो कोई जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको सिर्फ यही पूछ दिया जाएगा कि किस स्टेट की स्कीम है। आपको ये भी देखना है कि क्वेश्चन के अंदर भी आपको कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान से देखना है। मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना, ये स्कीम किसके लिए है? गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के लिए स्कीम है, ये फार्मर्स के लिए नहीं है। ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री कृषक उपार्जन सहायता योजना, ये गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज के लिए स्कीम है। वो एजेंसीज जैसे आपके फूड एंड सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन है, मार्कफेड है, ये सब जो एजेंसीज हैं जो फार्मर्स से प्रोक्योरमेंट करते हैं, परचेज करते हैं फार्मर्स के प्रोड्यूस को, इनके लिए स्कीम है, ताकि इनके जो ऑपरेशनल लॉसेज होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है, स्टोरेज में जो लॉसेज होते हैं, इन सब चीज़ों को बचा सके, इन सब चीज़ों से वो बच सके, इसके लिए योजना बनाई गई। इस योजना का लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट टेक अवे है जो आपको पढ़ना है, बिल्कुल ही पढ़ना है, ताकि आपको एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये यहाँ पे हॉट टॉपिक बनकर आ गया है। यहाँ पे लिंक पे क्लिक करेंगे, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। अगला क्वेश्चन, साइंटिस्ट ऑफ विच यूनिवर्सिटी लॉन्चेस AI बेस्ड क्रॉप डिजीज डिटेक्शन मोबाइल ऐप। किस यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने लॉन्च किया है एक ऐप जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके क्रॉप से डिजीज डिटेक्शन करता है? आंसर है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो कि पंजाब में है, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करता है, जिससे कि क्रॉप के डिजीज का डिटेक्शन हो सकता हो। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग द 4 पिलर्स ऑफ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या होता है? आप सभी को पता है, नहीं पता है यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, दृष्टि IAS का लिंक है, यहाँ पे आपको जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में पता चल जाएगा। इसके 4 पिलर्स होते हैं, इसके 4 पिलर्स होते हैं जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के, जिसमें कि कोशिश की जाती है कि फार्मर्स के मिनिमम इन्वेस्टमेंट पे वो प्रोडक्शन कर सके। तो 4 पिलर्स हैं, इसमें से कौन पिलर नहीं है? जीवामृत है, बीजामृत भी है, अच्छदाना भी है, कीटनाशक नहीं है। 4 पिलर्स हैं, जीवामृत, बीजामृत, अच्छदाना और वापसा। जीवामृत क्या होता है? जीवामृत जो होता है वो काउडंग से, काउ यूरिन से, जैगरी वगैरह को मिलाकर जीवामृत बनाई जाती है। बीजामृत जो होता है, जो जीवामृत है वो मैन्योर का काम करता है, और बीजामृत जो होता है वो बेसिकली पेस्टिसाइड का काम करता है। इसमें ये टोबैको से और चिली वगैरह से इसको बनाया जाता है, इंसेक्टिसाइड का काम करता है। जो अच्छदाना होता है, अच्छदाना का मतलब होता है मॉइस्चर को कंजर्व करने के लिए जो मल्चिंग की जाती है उसको अच्छदाना बोलते हैं। और वापसा का मतलब होता है कि सॉइल के अंदर एयर और वाटर के मॉलिक्यूल को कंजर्व करके रखना, ताकि इरिगेशन की रिक्वायरमेंट कम हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट जीरो बजट फार्मिंग। तो आप जब देखेंगे तो पाएंगे इसमें से सारे ही जीरो बजट फार्मिंग के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। सबसे पहला, ये नेचुरल फार्मिंग टेक्निक है बिल्कुल, इन विच फार्मिंग इज डन विदाउट यूज ऑफ केमिकल्स एंड विदाउट यूजिंग एनी क्रेडिट और स्पेंडिंग एनी मनी ऑन परचेज इनपुट। बाहर से कुछ भी खरीद के नहीं लाया जाता है, आपके फार्म में ही सब कुछ प्रिपेयर कर लिया जाता है, जितने भी इनपुट्स होते हैं। इट इज अ मेथड ऑफ केमिकल फ्री एग्रीकल्चर ड्राइंग फ्रॉम ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिस। बिल्कुल ट्रेडिशनल इंडिया पे जो पुराने जमाने में जो चीज यूज किए जाते थे वही चीजें लौट कर आई है, और इसी को जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कहा जाता है। ये 4 पिलर्स पे बेस्ड होते हैं। 2019-20 के बजट में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था।
जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डाउन टू जीरो ड्यू टू यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल इन एंड अराउंड द क्रॉप। बिल्कुल सही। इट वॉज ओरिजिनली प्रोमोटेड बाय महाराष्ट्रियन एग्रीकल्चरिस्ट सुभाष पालेकर। तो ये सारे ही स्टेटमेंट जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के बारे में बिल्कुल सही है। ऑल ऑफ दी जिसका आंसर होगा। यहाँ पे लिंक है, इस पे आप क्लिक करके इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन, मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सजेस्ट 5 पॉइंट रिफॉर्म एजेंडा फॉर विच इंस्टीट्यूशन ऑन इट्स 58 फाउंडेशन डे। आपने देखा होगा जनवरी में एफसीआई ने अपना 58 फाउंडेशन डे फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने सेलिब्रेट किया था। तो वहां पे जो मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं उन्होंने 5 पॉइंट रिफॉर्म्स बताए थे जिससे कि ये रिकमेंडेशन दिया गया था जिससे कि क्या क्या चीजें करके एफसीआई अपने जो ऑपरेशन है उसमें सुधार ला सकती है। तो इसका आंसर होगा एफसीआई को ये रिफॉर्म्स दिए गए थे। एफसीआई के बारे में यहाँ पे एफसीआई आपका इंपॉर्टेंट टेक अवे बन जाता है और एफसीआई के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला है केवीजी बैंक। केवीजी बैंक ने टाई अप किया है, एमओयू साइन किया है किसके साथ? मैक्विन टेक एक कंपनी है जो कंपनी के साथ केवीजी बैंक ने टाई अप किया है और ये क्या करेंगे? फाइनेंस करेंगे किस चीज को? सोलर पंप सेट्स को। किस चीज को फाइनेंस करेंगे? सोलर पंप सेट को फाइनेंस करेंगे फार्मर्स के लिए। ये सोलर पावर पंप सेट जो होते हैं ये डीजल पंप सेट को रिप्लेस करेंगे। इससे क्या बेनिफिट होगा, यही क्वेश्चन है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? इंक्रीज एफिशिएंसी ऐसा नहीं बोल सकते, लेसर कॉस्ट ऐसा भी नहीं बोल सकते, रिड्यूस्ड कार्बन एमिशन। जो डीजल पंप सेट्स होते हैं इससे क्या होता है कि कार्बन का जो एमिशन है वो बहुत ज्यादा होता है इन्वायरमेंट में। तो अभी हम लोग कार्बन का एमिशन है इसको हर जगह कम करने पे ध्यान दे रहे हैं। तो सोलर पंप सेट्स जो है इससे क्या होगा? कार्बन का एमिशन जो है वो कम हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन साइंड अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद अर्थ इम्पैक्ट डिजिटल लोन्स। ये अर्थ इम्पैक्ट डिजिटल लोन्स जो है इसके साथ किसने टाई अप किया है? टू प्रोवाइड एंड टू एंड फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन टू सपोर्ट सेल्फ हेल्प ग्रुप। सेल्फ हेल्प ग्रुप को सपोर्ट करने के लिए और फिनटेक सॉल्यूशन देने के लिए अर्थ इम्पैक्ट डिजिटल लोन्स के साथ किसने टाई अप किया है? नाबार्ड ने टाई अप किया है। नाबार्ड ने टाई अप किया है जिससे कि इजीली जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनको लोन दिया जा सके। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टेक अवे है वो नाबार्ड के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में भी आपसे धड़ल्ले से ये नाबार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाबार्ड के लिंक यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया, यहाँ पे आप जाके पढ़ सकते हैं या आप गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। टेक अवे पे बहुत ध्यान दीजिएगा। केवीआईसी क्या होता है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन जहाँ पे जिस वैन में हनी की प्रोसेसिंग हो सके। मोबाइल मतलब चलता फिरता। तो इंडिया का पहला चलता फिरता हनी प्रोसेसिंग वैन लॉन्च हुआ। इसकी कैपेसिटी ये है कि ये 300 केजी हनी को 8 घंटे में प्रोसेस कर सकता है। 300 केजी हनी को 8 घंटे में प्रोसेस कर सकता है। ये कहाँ पे लॉन्च हुआ? ये गाजियाबाद में लॉन्च हुआ। ठीक है, केवीआईसी यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक अवे है। तो केवीआईसी का मैंने यहाँ पे लिंक आपके साथ शेयर कर दिया है। पहला मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहाँ पे लॉन्च हुआ? गाजियाबाद यूपी में लॉन्च किया गया। कितनी इसकी कैपेसिटी? 300 केजी हनी को 8 घंटे में प्रोसेस कर सकता है। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, स्वीट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड? स्वीट रिवोल्यूशन हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड। स्वीट रिवोल्यूशन किस चीज से रिलेटेड? हनी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो रिवोल्यूशन इसको स्वीट रिवोल्यूशन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट पार्टनर्ड विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू इंप्रूव फूड सिक्योरिटी, फार्मर रेजिलियंस एंड टू सपोर्ट द फार्मर्स टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन टू ट्रांसफॉर्म टुवर्ड अ प्रोडक्टिव रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टाई अप किया है उड़ीसा गवर्नमेंट ने इसी साल, ताकि फार्मर्स वहाँ के जो है वो वेदर रेजिलिएंट हो सके और उनका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ सके। उड़ीसा में जो 2 स्कीम्स हैं, बलराम और कालिया योजना, इसके साथ साथ एक और उनको अलग बेनिफिट दिया जाए, वो है कि वो वेदर रेजिलिएंट होकर और खेती कर सके। इसके लिए उन्होंने वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ टाई अप किया है। TNAU तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने एक नया राइस वेराइटी डेवलप किया है। किसके लिए? सोडिक सॉइल के लिए। इंपॉर्टेंट टेक अवे हो गया। सोडिक सॉइल इस बार के IBPS AFO मेंस में भी इससे क्वेश्चन पूछा गया था। यही ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो सोडिक सॉइल क्या होता है और उसके रिक्लेमेशन के लिए क्या किया जाता है? सोडिक सॉइल वो होता है जिसमें कि जो सोडियम आयन होते हैं, केटायन होते हैं, उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई हो जाती है और रिक्लेमेशन के लिए हम जिप्सम का यूज करते हैं। बाकी इसके बारे में डिटेल यहाँ पे मैंने शेयर कर दिया, ये इसका टेक अवे, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। TNAU ने रिलीज किया नया राइस वेराइटी, नाम है उसका TRY5, TRY5। जो राइस वेराइटी है वो किसके लिए? सोडिक सॉइल कंडीशन के लिए। इसके पहले भी 3 और 4 भी TNAU ने ही लॉन्च किया था और TRY5 भी वेराइटी है जो सोडिक सॉइल के लिए है। सोडिक सॉइल में भी ये
परफॉर्म कर सकता है, इस वैरायटी को किसने रिलीज किया? TNAU ने रिलीज किया। दिलीप संघानी साहब इलेक्ट हुए हैं 17th चेयरमैन किसके? इफ्को के। दिलीप संघानी साहब इफ्को के 17th चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। इससे पहले वो गुजरात गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं। दिलीप संघानी साहब जो हैं वो गुजरात गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और इसके अलावा वो गुजरात कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के भी चेयरमैन रह चुके हैं। तो इनको अभी 17 चेयरमैन इलेक्ट किया गया है, किसका? इफ्को का। तो अभी इफ्को एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा इसको। विच ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज नेशनल वर्कशॉप ऑन बैम्बू डेवलपमेंट? किसने लॉन्च किया है? बच्चे समझेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट ने किया होगा, नहीं। नीति आयोग ने ऑर्गेनाइज किया है नेशनल वर्कशॉप, किस पे? बैम्बू डेवलपमेंट पे। इस वर्कशॉप में बताया गया कि बैम्बू के जो प्लांटेशन होते हैं, प्रोसेसिंग होते हैं, उससे क्या क्या प्रोडक्ट बन सकते हैं, इन सब चीज़ों पे एक नेशनल वर्कशॉप किया गया था, और ये नीति आयोग ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। तो बैम्बू यहाँ पे टेक अवे बन जाता है। बैम्बू के बारे में पढ़िएगा। बैम्बू ग्रास होती है, फास्ट ग्रोइंग होती है, और ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, जो माइल्ड टेम्परेट कंडीशन होते हैं उनमें भी इसको आप ग्रो कर सकते हैं। इंडिया जो है सेकेंड नंबर पे आता है, चाइना के बाद इंडिया ही है जिसमें कि बैम्बू की डाइवर्सिटी सबसे ज्यादा है। चलिए अगला है, हु इज रीअपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ CACP? CACP क्या होता है? CACP होता है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, और यही रिकमेंडेशन देते हैं कैबिनेट कमेटी को कि क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर क्रॉप के, क्या मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए, वो CACP ही रिकमेंड करता है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक अवे बन जाता है। और यहाँ पे देखिए आप, 1965 में स्टैब्लिश हुआ था CACP, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर में काम करता है। ये रिकमेंड करता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किसको रिकमेंड करता है? कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स को रिकमेंड करता है। इसके जो चेयरमैन अभी नियुक्त हुए हैं वो VP शर्मा सर हैं, और VP शर्मा सर इससे पहले क्या थे? इससे पहले वो IIM अहमदाबाद में एग्रीकल्चर डिवीजन में प्रोफेसर थे। इनको अभी चेयरमैन ऑफ CACP रीअपॉइंट किया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड प्रोडक्ट अंडर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ने एक स्कीम चलाया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जहां से हर डिस्ट्रिक्ट अपने एक एक इनोवेटिव प्रोडक्ट को लेकर आ सकते हैं और उसको मिनिस्ट्री नाफेड के हेल्प से मार्केट करती है। तो इस वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत इनमें से कौन नहीं है वो आपको बताना है। अमृत फल है, कोरी गोल्ड भी है, मधु मंत्रा भी है, ठीक है। आप एक बार जानिए कि ये 6 फूड प्रोडक्ट क्या है। अमृत फल जो है, अमृत फल बेसिकली आंवला का जूस है, और ये अमृत फल आंवला का जूस है। गुड़गांव हरियाणा का है, ये गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट का है ये अमृत फल। कोरी गोल्ड जो है वो कोरिएंडर पाउडर है, ये कोटा राजस्थान का है, कोटा डिस्ट्रिक्ट का है। कश्मीरी मंत्रा जो है वो स्पाइसेस हैं, और ये कश्मीर का है। मधु मंत्रा जो है ये हनी है, और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश का है। सोमदाना जो है ये मिलेट्स से बना फूड प्रोडक्ट है, सोमदाना। और होल व्हीट कुकीज जो है ये जो है एक सिर्फ और सिर्फ व्हीट से बने हुए कुकीज हैं, जिसमें कि बटर का यूज किया गया है, सिर्फ और सिर्फ व्हीट का यूज किया गया है। ये दिल्ली का है, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे, इसका भी मैंने लिंक यहाँ पे शेयर कर दिया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से रिलेटेड। इन सारे के डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी आपको इस लिंक में मिल जाएंगे, आप गूगल सर्च करके भी पढ़ सकते हैं। ये यहाँ का इंपॉर्टेंट टेक अवे है। ICR क्रिजेफ CRIJAF इन्होंने डेवलप किया है क्रिजेफ एडवाइस नाम का एक ऐप, जो कि एंड्रॉयड ऐप है। ये क्या करता है? ये जूट और अलाइड फाइबर्स के जो फार्मर्स हैं, जो ग्रोअर्स हैं, उनको एडवाइजरी देता है। ये इनको एडवाइजरी देता है। किसने डेवलप किया? ICR क्रिजेफ ने। क्या डेवलप किया है? क्रिजेफ एडवाइस नाम का एक एंड्रॉयड ऐप। ये किसको एडवाइस देता है? जूट के फार्मर्स को एडवाइस देता है। और ये क्रिजेफ जो है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये बरकपुर में लोकेटेड है। बरकपुर जो है वो वेस्ट बंगाल में है। तो क्रिजेफ एडवाइस ऐप जो है क्रिजेफ ने लॉन्च किया है, और ये कहाँ है? बरकपुर में है। आगे बढ़िए। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने डिक्लेयर किया है जेरी सेटलमेंट। जेरी सेटलमेंट एक हैमलेट कहने का मतलब, हैमलेट का मतलब होता है छोटा सा गांव। तो जेरी जो है एक छोटा सा गांव है, कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है, ऋषि डिस्ट्रिक्ट में। इसको फर्स्ट क्या डिक्लेयर किया गया है? फर्स्ट मिल्क विलेज डिक्लेयर किया गया है जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का फर्स्ट मिल्क विलेज किसको डिक्लेयर किया गया? जेरी हैमलेट को डिक्लेयर किया गया है। चलिए आगे बढ़िए। एग्नेक्स्ट ने पार्टनरशिप किया है, किसके साथ पार्टनरशिप किया है? नाफेड के साथ। एग्नेक्स्ट एक कंपनी है, एक एग्रीटेक कंपनी है, जिसने पार्टनरशिप किया है किसके साथ? नाफेड के साथ। क्या, किस चीज के लिए पार्टनरशिप किया है?
एफपीओ को ट्रेंड करने के लिए। कहाँ के एफपीओ? महाराष्ट्र के एफपीओ। और किस चीज में ट्रेंड करना है? इन क्वालिटी असेसमेंट ऑफ तूर दाल। तो तूर दाल की बात है तो ये ऑब्वियसली महाराष्ट्र होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट मंडी है, आपने नाम सुना होगा अगर, लातूर की मंडी, जो कि तूर दाल के लिए बहुत फेमस है। तो लातूर मंडी तूर दाल के लिए फेमस है। तो यहाँ के जो एफपीओ हैं इनको ट्रेन करेंगे किस चीज में? क्वालिटी असेसमेंट ऑफ तूर दाल में। कौन करेगा? एग्नेस्ट। एग्नेस्ट नाम की एक कंपनी है वो करेगी, ठीक है। नाफेड यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है, और नाफेड के बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इस लिंक पे क्लिक करके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग करंट स्टेटस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया? पहला इसमें से सारे ही जितने भी स्टेटमेंट आप यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे ही करेक्ट हैं। एक्सटेंट ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन इन इंडिया हैज इंक्रीज ओवर द ईयर्स, बिल्कुल इंक्रीज हुआ है, और ये अब लगभग 40 से 45% तक पहुंच गया, यानी 40 से 45% जो फार्म है वो अब मैकेनाइज्ड हो चुके हैं इंडिया में। लेकिन अगर कंपेयर करें दूसरे इकोनॉमी से और ब्रिक्स कंट्री से, तो यूएस में 95% फार्म जो है वो मैकेनाइज्ड है, ब्राजील में 75% फार्म मैकेनाइज्ड है, और चाइना में 48% फार्म मैकेनाइज्ड है। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 40 या 45% फार्म मैकेनाइज्ड है। फार्म मैकेनाइजेशन में पोटेंशियल है टू इनहांस एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बाई 30%, बिल्कुल, और इनपुट कॉस्ट को ये 20% तक रिड्यूस करने का पोटेंशियल रखता है। इनपुट कॉस्ट को 20% रिड्यूस करता है और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को 30% तक बढ़ाता है मैकेनाइजेशन। इट रिड्यूसेस टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फार्म ऑपरेशंस, ये तो बिल्कुल सही है। तो इनमें से सारे ही स्टेटमेंट सही है। इंडिया हैज इमर्ज एज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट? घरकिन्स। अब एग्जाम में अगर आपसे घरकिन्स से क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको शॉक नहीं होना है। क्यों नहीं शॉक होना है? क्योंकि इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है घरकिन्स का वर्ल्ड में। घरकिन्स क्या होते हैं? ये ककम्बर होते हैं जो सावर ककम्बर होते हैं ना, खट्टे वाले, जिसमें विनेगर्स एसिटिक एसिड मिला के आप बर्गर वगैरह में खाए होंगे, तो वो जो खट्टे वाले ककम्बर होते हैं उनको घरकिन कहा जाता है। घरकिन का कल्टीवेशन कर्नाटका में स्टार्ट हुआ था, बाद में अब तो इसका तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी कल्टीवेशन होता है। और वर्ल्ड का 15% प्रोडक्शन जो है वो कहाँ पे होता है? इंडिया में ही होता है। घरकिन कल्टीवेशन का लिंक मैंने यहाँ पे शेयर कर दिया है, TNAU का लिंक है, वहां पे आप जाके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो घरकिन्स में इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है वर्ल्ड में। ICAR NRCSS ने कोलैबोरेट किया है, किसके साथ कोलैबोरेट किया है? SBI के साथ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ, टू प्रोवाइड एन ऑनलाइन मार्केट प्लेस फॉर स्पाइसेस। जो NRCSS है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन सीड स्पाइसेस। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये अजमेर में लोकेटेड है, अजमेर में, राजस्थान में लोकेटेड है। इन्होंने एक ऐप बनाया है SBI के साथ मिलके, ऐप का नाम है योनो कृषि ऐप। योनो SBI का ऐप है तो इसको आपको याद करने में परेशानी नहीं होगी। योनो कृषि ऐप में क्या होगा? ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जहां पे फार्मर्स स्पाइसेस के सीड्स जो है वो ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन, फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्रॉप इंश्योरेंस क्लेम्स वर्थ ₹822 करोड़ पेंडिंग है। 822 करोड़ रुपीस का जो क्लेम है वो पेंडिंग है, फसल बीमा योजना का जो क्लेम है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के फेलियर के वजह से ये क्लेम पेंडिंग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि PMFBY जो फसल बीमा योजना है वो पहली बार किस सीजन में यूज हुआ? एक अपडेट दिया गया है कि क्रॉप इंश्योरेंस जो है 822 रुपए का क्लेम अभी तक पेंडिंग है ड्यू टू स्टेट गवर्नमेंट के मैकेनिज्म के फेलियर की वजह से। तो क्वेश्चन है कि PMFBY सबसे पहले कब यूज हुआ? तो सबसे पहले ये 2016 के खरीफ में यूज हुआ था। 2016 के खरीफ में PMFBY सबसे पहले यूज हुआ था। फसल बीमा योजना के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टेक अवे बन जाता है। इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट टारगेटेड टू टच कितना फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2022-2023? 2022-23 में पहली बार इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो कितना टारगेटेड है कि अब टच करने वाला है? तो इसका जो इसका आंसर 10 बिलियन नहीं है, इसका आंसर 50 बिलियन होगा। इसका आंसर होगा 50 बिलियन। इंडिया का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पहली बार 2022-2023 में 50 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद करी जा रही है। अगला क्वेश्चन, टू एग्जामिन प्रोस्पेक्ट्स फॉर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन विच स्टेट गवर्नमेंट वुड एस्टैब्लिश एन एग्रीकल्चर कमीशन ऑफ स्पेशलिस्ट एंड एग्रीकल्चर साइंटिस्ट? कौन सा स्टेट है जो एग्रीकल्चर कमीशन स्टैब्लिश करने वाला है जिसमें कि स्पेशलिस्ट और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होंगे? तो वो स्टेट जो है उसका नाम है असम। असम गवर्नमेंट एक अपना एग्रीकल्चर कमीशन स्टैब्लिश करने वाला है जिसमें स्पेशलिस्ट और एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होंगे। ठीक है, चलिए, एपेडा ने फैसिलिटेट किया है पहला फ्लैगिंग ऑफ किसका? फर्स्ट शिपमेंट। पहला शिपमेंट जा रहा है, कहां जा रहा है? दुबई जा रहा है। पहला शिपमेंट दुबई जा रहा है और कौन भेज रहा है? एपेडा भेज रहा है।
इस शिपमेंट में क्या होगा, मरयूर मरयूर एक जगह है जो कि इडुक्की केरला में है। इस मरयूर के एक प्रोडक्ट है जैगरी, मरयूर जैगरी, जो कि काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है क्योंकि इसको जीआई टैग मिला हुआ है। जिस प्रोडक्ट को जीआई टैग मिल जाता है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है। और मैंने यहाँ पे जीआई टैग की लिस्ट शेयर कर दी है, आप जीआई टैग जरूर पढ़िएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो एपेडा ने फैसिलिटेट किया है पहला शिपमेंट जो कि कहाँ जा रहा है, दुबई जा रहा है। ये है मरयूर जैगरी का और ये कहाँ का है, इडुक्की केरला का है। आगे बढ़िए। रीसेंट ड्राफ्ट प्रपोजल बाय यूनियन गवर्नमेंट टू चेंज द मॉइस्चर कंटेंट लिमिट, मॉइस्चर कंटेंट लिमिट को चेंज किया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, वीट और पैडी के लिए, जिससे कि फार्मर वरीड हो चुके हैं क्योंकि रबी प्रोक्योरमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला, अभी रबी की हार्वेस्ट हो रही है, कई जगह पे हो भी चुकी है और यहाँ पे प्रोक्योरमेंट भी शुरू हो रहा है। तो जो प्रोक्योरमेंट चल रहा है इससे पहले एक प्रपोजल रखा गया है कैबिनेट में कि जो जिस मॉइस्चर कंटेंट पे अभी ग्रेन को एक्सेप्ट किया जाता है एफसीआई में, उस मॉइस्चर कंटेंट को घटाया जा रहा है। तो क्वेश्चन आपसे यही पूछा जा रहा है कि जो आइडियल मॉइस्चर कंटेंट है जो अभी 14% है, 14% है किसमें, वीट में, और 17% है राइस में। तो अभी क्या होता है कि जो पैडी में अगर 17% भी मॉइस्चर है तो उसको खरीद लिया जाता है, और वीट में 14% भी मॉइस्चर है तो उसको एफसीआई खरीद लेती है फार्मर से। लेकिन अब इसको घटा के अब क्या किया जा रहा है, वीट में सिर्फ 12% तक मॉइस्चर वाले वीट को ही खरीदा जाएगा और पैडी में सिर्फ 16% मॉइस्चर वाले पैडी को ही खरीदा जाएगा। तो गवर्नमेंट इसको इसलिए कर रही है ताकि गवर्नमेंट चाह रही है कि अच्छे क्वालिटी का जो प्रोडक्ट है वो फार्मर से खरीदा जा सके और इसको हम आगे डिस्ट्रीब्यूट कर सके। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम, और हाँ ये भी है कि स्टोरेज में भी प्रॉब्लम आता है। एफसीआई के गोडाउन में अगर ज़्यादा मॉइस्चर वाले प्रोडक्ट को खरीद के रखा जाता है तो वो सड़ जाते हैं, थोड़ा सा भी रेन वेन हुआ तो वो सड़ जाते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट चाह रही है कि अच्छे क्वालिटी के हम प्रोडक्ट खरीद के अपने पास स्टोर करें। लेकिन फार्मर्स के लिए प्रॉब्लम ये है कि अभी जैसे हार्वेस्टिंग सीजन रबी में हार्वेस्ट हुआ है वीट, अभी क्या होता है कि फार्मर्स के पास इतना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि उसको स्टोर करके रखे। अब अभी क्या होगा, प्री मानसून स्टार्ट होने वाला है, प्री मानसून के रेन कुछ दिन में हर जगह पे बारिश होने लग जाएंगे। अब प्री मानसून के रेन के वजह से सारे जो गेहूं कट के रखे हैं, मस्टर्ड कट के रखे हैं, वो सारे क्या होंगे, उसमें पानी गिरेगा और वहां पे मॉइस्चर कंटेंट अपने आप बढ़ जाएगा। अब फिर वो मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेगा तो वह उस चीज को एमएसपी पे बेच नहीं पाएंगे, एमएसपी पे बेच नहीं पाएंगे तो उसको फिर औने पौने दाम में बेचना पड़ेगा उनको। तो ये फार्मर्स के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे उभर के आ रही है। एपेडा फैसिलिटेड द वर्चुअल फ्लैगिंग ऑफ द फर्स्ट, ये तो हो गया ये क्वेश्चन, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस ऐप ऑगमेंट रिसर्च ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन प्रोसेस इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के फील्ड में इनमें से कौन सा ऐप है जो कि रिसर्च ऑपरेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करता है। तो ऐप का नाम है कृषि यंत्र ऐप। यहाँ जितने भी ऐप हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ऐप हैं, सब ऐप के अपने अपने कुछ काम है। जैसे कृषि यंत्र ऐप जो है वो ऑगमेंट करता है रिसर्च ऑपरेशन एंड टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन प्रोसेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। ऑन द अदर हैंड फार्म मेक ऐप जो है, इसमें क्या होता है, डिसीजन सपोर्ट देता है फार्मर्स को, ये बताता है तमिलनाडु के फार्मर्स को स्पेशली कि उनके जो 5 मेजर क्रॉप्स है उसमें किस स्टेज पे उनको कौन सा फार्म मशीनरी यूज करना चाहिए। इसके लिए जो ऐप है वो फार्म मेक ऐप है। वैसे ही किसान रथ ऐप है जो कि डील करता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ट्रांसपोर्टेशन से, नाम से ही पता चल रहा है किसान रथ ऐप। और अगला ऐप जो है वो है फार्मर सेफ्टी ऐप। फार्मर सेफ्टी ऐप फार्मर्स को सेफ्टी गाइडलाइंस बताता है कि कैसे उनको एग्रीकल्चर मशीनरीज को यूज करना है ताकि एक्सीडेंट ना हो। विच ऑफ दिस स्कीम्स हेल्प प्रोमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग इन क्लस्टर मोड, ऑर्गेनिक फार्मिंग को इसमें से कौन सा स्कीम प्रमोट करता है, तो वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। ये क्लस्टर मोड में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। परंपरागत कृषि विकास योजना, ये यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टेक अवे है, इसको सारे ही स्टेट में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पूरे कंट्री में, और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को क्लस्टर मोड में प्रमोट करता है। इसमें फार्मर्स को 50,000 पर हेक्टेयर फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है 3 साल के लिए, जिसमें से 31,000 पर हेक्टेयर उनको डायरेक्टली फार्मर्स को प्रोवाइड कर दिया जाता है और बाकी जो पैसे होते हैं वो कुछ क्राइटेरिया के बेस्ड पे उनको दिया जाता है। तो जो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करता है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम, ये बहुत लोग आप लोग जानते होंगे। पर ड्रॉप मोर क्रॉप स्कीम का जो मेन फोकस है वो ये है कि इट फोकसेस ऑन इनहांसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी एट फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन। पर ड्रॉप मोर क्रॉप का मतलब है ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ताकि वाटर का लॉस कम हो सके और माइक्रो इरिगेशन के जरिए वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सके।
ये किसका पार्ट है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पार्ट है। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का पार्ट है, जो कि एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है। इस योजना के बारे में आपको पढ़ना जरूरी है। ये 2015-2016 से ऑपरेशनल है इंडिया में, और इसका जो एम है वो है इनहांसिंग वाटर यूज एफिशिएंसी एट फार्म लेवल थ्रू माइक्रो इरिगेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एमएसपी? एमएसपी का क्या मतलब है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। गारंटी ऑफ प्राइस फार्मर्स गेट फॉर देयर प्रोड्यूस फ्रॉम गवर्नमेंट। सीएसीपी अनाउंस करता है एमएसपी, सीएसीपी अनाउंस करता है एमएसपी को, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस आर अनाउंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ सोइंग सीजन। सोइंग सीजन के स्टार्ट होने से पहले ही इसको अनाउंस कर दिया जाता है कुछ क्रॉप्स के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये गारंटी प्राइस होते हैं जिसपे कि गवर्नमेंट प्रोड्यूस को फार्मर से खरीदता है। द एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एक सब स्कीम है। ये किस स्कीम का सब स्कीम है? तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से ही पता चलता है, ये स्कीम का जो मेन पर्पस है वो है असिस्टेंस प्रोवाइड करना फॉर कंस्ट्रक्शन या रिनोवेशन ऑफ गोडाउन्स या वेयर हाउसेज इन रूरल एरियाज इन द स्टेट्स टू इनहांस स्टोरेज कैपेसिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। फार्मर्स अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो है उनके, उसको प्रॉपर्ली स्टोर कर सके, इसके लिए गोडाउन और वेयर हाउस को रिनोवेट करने के लिए इससे फंड दिया जाता है। वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का सब स्कीम है, जो कि किसके अंतर्गत आता है? इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, आईसैम। इंटीग्रेटेड स्कीम फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग का ये पार्ट है। अंडर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान मानधन योजना जो है उसमें फिक्स पेंशन मिनिमम कितना है किसान के लिए? तो किसान मानधन योजना जो है इसको लॉन्च किया गया ताकि किसानों को सोशल सिक्योरिटी दिया जा सके, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, जिनके जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम है, उनको एक सोशल सिक्योरिटी दिया जा सके। तो वो 18 साल से 40 साल तक की उम्र में वो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसान मानधन योजना में, और जो वो 60 साल की एज कंप्लीट कर लेते हैं तो उनको मिनिमम 3000 रुपीज का पेंशन हर महीने दिया जाता है, और जब किसान की डेथ हो जाती है तो उनके स्पाउस को इसका 50% पेंशन दिया जाता है। विच ऑफ दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम? एग्रो फॉरेस्ट्री स्कीम का कौन फंक्शन नहीं है? टू इनकरेज एंड एक्सपेंड ट्री प्लांटेशन बिल्कुल है। टू इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल एक सीड ये है। टू एड्रेस द इश्यू ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ये नहीं है। टू क्रिएट डेटाबेस इंफॉर्मेशन एंड ऑल सपोर्ट इन एरिया ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री ये भी है। ठीक है, एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में यहाँ पे मैंने लिंक दिया है, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िएगा, बहुत ही अच्छा इसके यहाँ पे डिस्क्रिप्शन एग्रो फॉरेस्ट्री का दिया हुआ है। एग्रो फॉरेस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको एएफओ में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो नेशनल मिशन उसका एम क्या है? इसका एम है टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, रिन्यूमरेटिव एंड क्लाइमेट रेजिलेंट। और ऑप्शंस देखिए क्या है? टू इनकरेज फार्मर्स रिगार्डिंग ऑर्गेनिक कल्टीवेशन यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड प्रोवाइड हैंड ऑन ट्रेनिंग। एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन भी आपको सही लग सकता है। दूसरा देखिए, टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, पल्स, कोर्स सीरियल एंड न्यूट्रीशियल्स टू एरिया एक्सपेंशन, प्रोडक्टिविटी एनहांसमेंट। नहीं, ये इसका कोई एम नहीं है। तो यहाँ पे आपको फिर तीसरे ऑप्शन को जब आप पढ़ेंगे एग्जाम में, टू मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, रिन्यूमरेटिव एंड क्लाइमेट रेजिलेंट, तब आपको यहाँ पे डिसाइड करना होगा कि ये ज्यादा बेहतर आंसर है या ये ज्यादा बेहतर आंसर है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो मेन एम है वो है कि एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाया जा सके, रिन्यूमरेटिव बनाया जा सके और क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाया जा सके। ये सारा ही इसका एम है और ये बेस्ट आंसर हो सकता है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि आपको एक से ज्यादा आंसर सही लग सकते हैं, लेकिन वहां पे आपको बेस्ट आंसर चूज करना पड़ता है। तो नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का जो एम है वो ये है कि मेक एग्रीकल्चर मोर प्रोडक्टिव, रिम्यूनरेटिव एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट। द गवर्नमेंट अनाउंस एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेसिड्यू इन विच स्टेट्स। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का यूज करके, मैकेनाइजेशन का यूज करके, इन सिटू मतलब क्या होता है? उसी जगह पे, मतलब फार्म में ही, खेत में ही कैसे क्रॉप रेसिड्यू का मैनेजमेंट किया जा सके। ये किस गवर्नमेंट ने, किस स्टेट के मतलब ये जो अनाउंसमेंट हुआ वो किन स्टेट्स में के लिए किया गया है? तो पंजाब के लिए, हरियाणा के लिए, यूपी के लिए और दिल्ली के लिए। यूपी में, दिल्ली में, पंजाब में और हरियाणा में इन सिटू मैनेजमेंट किया जा सके क्रॉप रेसिड्यू का, इसके लिए मैकेनाइजेशन अनाउंस किया गया है। किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। विच टाइप ऑफ काउ इज प्रेजेंट इन द लोगो ऑफ यूनिफाइड प्रोडक्ट फूड सेफ्टी सिस्टम प्रोसेस सर्टिफिकेशन। प्रोडक्ट फूड सेफ्टी सिस्टम प्रोसेस जो सर्टिफिकेशन है, वो सर्टिफिकेशन दिया जाता है फूड प्रोडक्ट्स को उनका सेफ्टी दिखाने के लिए, हमारे लिए कंज्यूम करने लायक है, एडिबल है, इसके लिए एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जिसमें कि एक लोगो होता है। और द सर्टिफिकेशन कम विद साइन ऑफ यूनिफाइड लोगो कंसिस्ट ऑफ ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जो कि ISI का मार्क है,
नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का क्वालिटी मार्क उसमें रहता है और कामधेनु काऊ रहता है उसमें, कामधेनु काऊ। तो यहाँ पे कामधेनु काऊ जो है वो उसके लोगों में रहता है, ये इसका आंसर है। अगला है, अंडर द स्कीम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वेटनरी हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरीज मोबाइल वेटनरी यूनिट, व्हाट परसेंटेज फाइनेंशियल असिस्टेंट इज गिवन टू फार्मर अवेलिंग द सर्विसेज। क्या होता है, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स को बनाने के लिए, मोबाइल वेटनरी यूनिट कहने का मतलब है कि वेटनरी यूनिट्स जो मोबाइल हो, यानी कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाकर और वेटनरी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके। इसके लिए अगर कोई फार्मर एक एंटरप्रेन्योर बन के और कुछ स्टार्ट करना चाहता है तो इसके लिए गवर्नमेंट से उनको कितने परसेंट तक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है, तो इसके लिए उनको 100% तक फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सकती है। कोई भी फार्मर अगर मोबाइल वेटनरी यूनिट बनाना चाहता है, स्टेब्लिश करना चाहता है जिसमें कि वेटनरी सर्विसेज दिए जाएंगे, तो इसके लिए गवर्नमेंट से उनको 100% तक फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा। द फर्स्ट काफ गिवन बर्थ थ्रू आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किस ब्रीड का है। पहला जो काफ है जिसको कि जिसको कि जन्म दिया गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, ये किस ब्रीड का है, ये बन्नी ब्रीड का है। बन्नी एक बफेलो की ब्रीड है और बन्नी काफ के बारे में मैंने यहाँ लिंक शेयर किया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा, क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं इससे, क्योंकि ये न्यूज में आ चुका है। काफ जो है ये बन्नी बफेलो है, ये सुपीरियर वैरायटी है, जो मिल्क यील्ड इसकी काफी ज्यादा है और ये उन जगह पे भी रह सकते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन है, जहाँ पे वाटर डेफिशिएंट रीजन्स होंगे, वहां पे भी ये बन्नी काफ सर्वाइव कर सकते हैं। तो इसको आईवीएफ के जरिए पहली बार बनाया गया है। व्हाट इज द फीस प्रोडक्शन टारगेट ऑफ फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इन डेवलपमेंट फंड जो है, ये क्वेश्चन को आप यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, ये क्वेश्चन रिलेवेंट नहीं है, इसमें कुछ मुझे एरर लग रहा है। What is the cost sharing ratio between northeastern states and Himalayan states and the center when it comes to scheme of establishment of strengthening of veterinary hospital and dispensary। जिस योजना के बारे में मैंने अभी बात की, वही योजना के बारे में कि मोबाइल वेटनरी यूनिट के लिए जो फंडिंग दी जाती है किसी भी फार्मर को जो एज ए एंटरप्रेन्योर एक मोबाइल वेटनरी यूनिट स्टैब्लिश करना चाहता है, तो 100% तक की फंडिंग दी जाती है, हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस 100% की जो फंडिंग दी जाती है उसमें सेंटर और स्टेट का शेयर कितना होता है। तो सेंटर का शेयर, उसमें 90% फंडिंग सेंटर की तरफ से मिलता है और 10% फंडिंग जो है वो स्टेट की तरफ से मिलता है। नॉर्थ ईस्ट स्टेट की अगर हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट की बात करें, तो यहाँ पे शेयर जो है वो है 90% सेंटर का शेयर होता है उसमें और 10% शेयर जो है स्टेट गवर्नमेंट का होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रस्ट विच गेव बर्थ टू द फर्स्ट बन्नी काफ थ्रू आईवीएफ। इसका आंसर है जेके बोवेजेजिक्स। जेके बोवेजेजिक्स एक ट्रस्ट है जिस ट्रस्ट ने फर्स्ट बन्नी काफ जो कि आईवीएफ के जरिए पैदा किया गया है, उसको इसी ट्रस्ट ने पैदा किया है, जेके बोवेजेजिक्स। व्हाट इज द कॉस्ट शेयरिंग रेशियो बिटवीन नॉर्थ, ये तो क्वेश्चन हो गया। आगे चलिए, वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये एक जीके है, इसको आपको याद रखना है। फरवरी 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो स्कीम है वो किस मिनिस्ट्री का है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर का स्कीम है, सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन। Maximum amount of subsidy approved on purchasing of drone for farm mechanization under submission of agriculture mechanization। यहाँ मैंने सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का लिंक दे दिया है, आप यहाँ से पीआईबी का लिंक है, आप यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं, उनका प्रेस रिलीज है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सिडी जो अप्रूव हुआ है फॉर परचेजिंग ऑफ ड्रोन, यानी अगर आप ड्रोन परचेज कर रहे हैं फार्म मैकेनाइजेशन के तहत, इस स्कीम में सबमिशन ऑफ एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन का जो स्कीम है, तो कितना सब्सिडी आपको मिल जाता है ड्रोन परचेज पे? आपको 10 लाख तक का सब्सिडी मिल जाता है। आप अगर ड्रोन परचेज कर रहे हैं तो इस मिशन के तहत आपको 10 लाख तक की सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। कितने तक का? 10 लाख तक की सब्सिडी। क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021, ये एक रिपोर्ट है, इसको पब्लिश किया गया था। क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 एक रिपोर्ट है, इसको पब्लिश किया गया। किसने पब्लिश किया? आईएमडी ने, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इसको पब्लिश किया। तो ऑब्वियसली क्लाइमेट की बात है तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ही इसको पब्लिश करेगा। 18th कचाई लेमन फेस्टिवल, 18th कचाई लेमन फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया। ये कहाँ सेलिब्रेट किया गया? ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। मणिपुर में एक गांव है, नाम है उसका कचाई। ये गांव लेमन के प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है और लेमन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो इससे क्वेश्चन आप बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए सारे एग्जाम्स में।
कुछ भी इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कचाई लेमन फेस्टिवल मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाए, हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें लेमन को शोकेस किया जाता है। यहाँ के जो लेमन होते हैं कचाई गांव के, इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा रहता है, और इस लेमन की जो फेस्टिवल होती है यहाँ पे लेमन को शोकेस किया जाता है। साथ ही साथ जो फार्मर्स होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है लेमन के प्रोडक्शन पे। बहुत ज़्यादा यहाँ पे लेमन का प्रोडक्शन होता है। ये कहाँ पे होता है? मणिपुर में होता है। ये जो फेस्टिवल है वो मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया। इन टर्म ऑफ इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया, इंक्रीज इन फॉरेस्ट एरिया की बात करें, इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अकॉर्डिंग, तो किस स्टेट में फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है? मध्य प्रदेश मत लगाइएगा, मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट एरिया ज्यादा है, बट क्वेश्चन है कि किस स्टेट में इंक्रीज हुआ है सबसे ज्यादा? तो आंध्र प्रदेश में इंक्रीज हुआ है सबसे ज्यादा। यहाँ पे मैंने प्रेस रिलीज पीआईबी का शेयर कर दिया, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं फॉरेस्ट रिपोर्ट। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फॉरेस्ट एरिया आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ा है। ट्रेसेज ऑफ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस के ट्रेस किसी फ्रूट में मिले हैं चाइना में। चाइना में किस फल के अंदर कोरोना वायरस मिला है? ड्रैगन फ्रूट के अंदर कोरोना वायरस मिला है। तो ड्रैगन फ्रूट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, इसके बारे में जरूर पढ़िएगा। ड्रैगन फ्रूट के अंदर कोरोना वायरस के ट्रेसेस मिले हैं। नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड 2021 ये किसको दिया गया है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस को। केरला यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस को नेशनल ब्रीड कंजर्वेशन अवार्ड दिया गया है। किसको दिया है? केरला यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंस को। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना किस चीज के लिए, क्या प्रमोट करने के लिए है? टू प्रमोट इनोवेशन एंड एग्रीप्रेन्योरशिप बाय फैसिलिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स। पहला ऑप्शन है टू एक्सपेंड रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, नहीं। टू इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरिया, नहीं। टू एक्सपेंड रूरल क्रेडिट, नहीं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, टू प्रमोट इनोवेशन एंड एग्रीप्रेन्योरशिप बाय फैसिलिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एड टू एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके बारे में आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेक अवे है। जितने इंपॉर्टेंट टेक अवे है दोस्तों, कहीं ना कहीं से इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि टेक अवे ही आपको एग्जाम में स्टैटिक के फॉर्म में क्वेश्चंस आ जाते हैं। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये स्कीम है, इसका क्या इस स्कीम ने क्या किया है वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस स्कीम ने ट्रेंड किया है, ट्रेंड वुमेन इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर अलाइड टेक्नोलॉजी एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना एक स्कीम है। इस स्कीम के जरिए ट्रेंड किया गया है वुमेन को लेटेस्ट एग्रीकल्चर अलाइड टेक्नोलॉजी एंड एग्रो इकोलॉजिकल बेस्ट प्रैक्टिसेस के सब्जेक्ट पे ट्रेंड किया गया है। किसको? वुमेन्स को, महिलाओं को। इसके बारे में भी यहाँ पे मैंने लिंक शेयर किया है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। डैश प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड टू प्रोवाइड साइंटिफिक सॉल्यूशन टू फार्मर्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्पेशली वुमेन फार्मर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। तो बायोटेक किसान एक प्रोग्राम है जिसको इनिशिएट किया गया। किस चीज के लिए इनिशिएट किया गया? टू प्रोवाइड साइंटिफिक सॉल्यूशन, टू प्रोवाइड साइंटिफिक सॉल्यूशन टू फार्मर्स इन नॉर्थ ईस्ट रीजन, स्पेशली वुमेन फार्मर्स। वुमेन फार्मर्स को स्पेशली साइंटिफिक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जा सके, इसके लिए बायोटेक किसान योजना लॉन्च किया गया। बायोटेक किसान योजना का जो लिंक है यहाँ पे मैंने शेयर किया, अगर आप इसको पढ़ना चाहें इसको बिल्कुल पढ़िएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको करंट अफेयर्स कवर करा दिए, सारे ही करंट अफेयर्स कवर करा दिए। अब आपको कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको आराम से जितने भी नेशनल स्टेट के इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स थे, पीआईबी के थे, योजना से रिलेटेड क्वेश्चन थे एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या कुरुक्षेत्र से रिलेटेड एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस थे, उन सब को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में मैंने यहाँ पे कवर करा दिया है। और इससे ज़्यादा आपको करंट अफेयर्स कहीं से देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है कि जो टेक अवे मैं बता रहा हूँ उसको आप ध्यान से पढ़िएगा, वही आपके एग्जाम में, करंट अफेयर्स तो आएंगे ही आएंगे, टेक अवे भी आते हैं आपके एग्जाम्स में। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक महीने के अंदर ही मैं कोशिश करूंगा, जनवरी तो हो गया, फरवरी और मार्च को भी निपटा दे, ताकि हम फिर हर महीने के अकॉर्डिंग हम आगे चलते रहें। एएफओ की कोर्स बहुत जल्दी मैं लॉन्च करने वाला हूँ यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं आप वहाँ से। गुड नाइट।